कि 2006 में कुछ आपके साथ ऐसा घटना घटी जिसकी वजह से आपने बहुत ठान ली कि अब ये चेंज मुझे कर लाना है। मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरी बेटी की डेथ हो गई, तो मैंने बेटी को इस पर्यावरण से जोड़ा। इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, पहले तो मेरी बेटी की स्मृति में पेड़ लगाऊंगा मैं, और ऐसे पौधे लगाऊंगा जिनकी उम्र हजारों हजारों वर्ष हो। सर ये बताइए कि 111 पर्टिकुलर नंबर चूज करने का क्या है? हमने तय किया कि हर बेटी के नाम पर एक पौधा लगाएंगे, एक पिता के नाम पर लगाएंगे, माँ के नाम पर। फिर वो आया एक 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 एक, तो वो जब आंकड़ा एक आया तो कुदरत ने हमसे 111 करवा दिया। आपके लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सी रही? आप देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पद्मश्री के समय मेरे को नाम लेकर कहते हैं कि श्याम सुंदर जी आप कैसे हो, तो उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ महामहिम आप मेरे नाम से कैसे जानते हैं? बोले मैं आपके काम से आपके नाम को जानता हूँ। उस समय एक गर्व महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में आपका एक बार और स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रीना फिर से लेकर आई हूँ एक और न्यू एपिसोड। वैसे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको मिलती हैं बहुत सारी कहानियाँ जो कि दिल से जुड़ी होती हैं और लोगों की लाइफ से जुड़ी होती हैं, जो कि आपकी और हमारी लाइफ चेंज करने में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे गाँव की स्टोरी जहाँ के सरपंच के एक छोटे से आइडिया से पूरा गांव चेंज हो गया, और जहां पर कभी पतझड़ हुआ करते थे वहां पर आज फूल खिल रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पिपलांत्री विलेज के पूर्व सरपंच पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का। सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में बातें तेरी बेरी में। और साथ में है हमारे साथ उनकी मिसेज वर्तमान सरपंच पिपलांत्री विलेज। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो सर वैसे तो आपका नाम बहुत सुना हुआ है हमने, और मुझे लगता है कि आज भारत या भारत से बाहर भी लोग आपके कार्य की मिसाल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो चेंज था कैसे आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी इस गांव को इतना हरा भरा करने की? देखिए, ये तो अपने अपने विचार हैं, अपने संस्कार हैं। मैं मेरे गांव को अपना तीर्थ स्थान मानता हूँ और सार्वजनिक जीवन में ये कोशिश करता हूँ कि अपने घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा, और इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मैंने इस गांव का सरपंच का चुनाव लड़ा और मैं 2005 में यहाँ का सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद, क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूँ, और जब मैं सरपंच का चुनाव का उम्मीदवार बना तब मुझे लगभग 10 वर्ष से ज्यादा राजनीतिक जीवन का अनुभव था और मैं समझता था कि गांव का विकास क्या होता है। दूसरा, मैं किसान परिवार से हूँ तो ये भी समझता हूँ कि गांव का विकास किससे होता है, गांव में सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती है, गांव का किसान कैसे आत्मनिर्भर हो सकता है, गांव का पशुपालन का काम कैसे बढ़ सकता है, और गांव के लोग गांव में कैसे रुके। तो ये सब समझकर मैंने लोगों से बात की। बात करने के बाद गांव लोगों ने मुझे मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मैं गांव का सरपंच बन के मैंने इस तरह के काम किए जिसको सरकारों ने अपनी पॉलिसी में जोड़ा है, अपनी नीतियों में जोड़ा है। तो मोटी बात तो यही है कि एक तो आपके संस्कार, आपका रहन सहन, आपका ग्रामीण परिवेश, और फिर किसान होना, क्योंकि किसान धरती माता से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो गांव में ही रहता है, गांव की व्यवस्थाओं को समझता है, इसलिए चीजें वहां से निकल कर आई। तो जैसे कि 2005 में आपने चुनाव लड़ा और सरपंच की आपको गति मिली, तो उसके बाद बहुत लोगों ने बोला है या ऐसा स्टोरीज हैं कि 2006 में कुछ आपके साथ ऐसा घटना घटी जिसकी वजह से आपने बहुत ठान ली कि अब ये चेंज मुझे कर लाना है। देखो, बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारे घटनाएं हर व्यक्ति के साथ कहीं न कहीं होती है जी। उसमें मेरे साथ ये घटना हुई कि मेरी बेटी की डेथ हो गई, तो मैंने बेटी को इस पर्यावरण से जोड़ा है।
इस गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, पहले तो मेरी बेटी की स्मृति में पेड़ लगाऊंगा मैं, और ऐसे पौधे लगाऊंगा जिनकी उम्र हजारों हजारों वर्ष हो। क्योंकि मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर 5 बरगद के पेड़ लगा दिए, कब लगाए? आज से 300 साल पहले, और आज भी उन बरगदों का नाम उनके नाम से चलता है। तो मैंने भी, मेरे मन में विचार आया कि बेटी को अमर करना है, कि हमारी यादों में लगातार रहे, तो फिर बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे। और पेड़ों की आवश्यकता है। पेड़ पर जितने पक्षी बैठेंगे, जितना बीज गिरेगा, जितनी हरियाली होगी, जितना ऑक्सीजन बनेगा, वो सब एक बड़ा पुण्य का काम होगा। तो मैंने मेरी बेटी की स्मृति में सबसे पहला पौधा लगाया, और फिर ये तय किया कि इस गांव में जितनी भी लड़कियों का जन्म होगा, सबके नाम पर पेड़ लगाऊंगा। तो वो कौन सा पहला पेड़ था जो आपने उनकी याद में लगाया था? यहाँ एक कदम का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है। ये पेड़ हमने सबसे पहले लगाए थे, आज बड़े वृक्ष बन रहे हैं। तो और जब भी उस पेड़ से मिलता हूँ मैं, तो उस पेड़ में ऐसा लगता है कि ये पेड़ मेरे बच्चों की तरह है। तो लगातार उसका रख रखाव करना, उसके प्रति समर्पण की भावना जैसे बच्चों के प्रति होती है, बेटी के प्रति होती है, वैसी भावना उन पेड़ों में देखकर मुझे लगता है कि ये पेड़ पेड़ नहीं है, ये पेड़ मेरे परिवार के अंग हैं। इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बहुत बहुत खुश रहना चाहिए, ये सरशब्द रहना चाहिए। तो फिर वो देखिए आप किस तरह का जंगल खड़ा हो गया। जी, ये तो मतलब वाकई में बहुत ज्यादा सराहनीय काम है जो आपने किया है, कि पत्थरों में भी आपने जान डाल दी, कह सकते हैं यहाँ पर। तो वो बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कि वर्तमान समय में आप सारे यहाँ का सरपंच जितने भी कार्य हैं वो हैंडल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप प्रेजेंट टाइम में क्या काम कर रही हैं? तो मुझे भी गांव वालों ने मौका दिया, तो मैं भी पूर्व सरपंच साहब का ही सहयोग करके और इन्हीं के कामों को आगे बढ़ा के इनका सहयोग कर रही हूँ, और इन्हीं के साथ मिलके जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से मैं भी काम कर रही हूँ कि आगे क्या होना चाहिए, गांव में क्या और अच्छा हो सके। तो जैसे किसानों के खेतों में जाने के लिए रास्ते बनवाए, और वाटर सप्लाई का काम चालू करा, जैसे सोलर लगवाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके बिजली पानी के लिए, और एनीकट बनवाए कि आगे किसानों को 12 महीने पानी मिल सके, पानी रोके उसके ऊपर सरपंच साहब के साथ सहयोग करके मुझे तो इनका सहयोग मिला, जैसा बताते गए वैसा काम करके बस आप उस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने कुछ महिलाओं से बात की थी गांव की, तो उनसे बात करने के बाद पता चला कि मतलब आपकी जब से एंट्री हुई है, एक महिला जब इस पद पर बैठती हैं तो उन लोगों को काफी सपोर्ट मिला, तो आपने उसमें क्या सहयोग किया था? ये है कि महिलाएं खुल के मतलब अपने काम लेके आने लगी पंचायत में, कि एक महिला है तो महिलाएं खुल के बात करने लगी। पहले जैसे कम आती थी कि भाई पर्दा घूंघट में रहते थे, मैं भी रहती थी घूंघट में, तो जैसे मैंने अपने आप को बदला कि पहले घूंघट खोला, तो महिलाएं भी बाहर निकलने लगी और खुल के बात करने लगी। पहले जैसे शर्म करती थी जेंट्स से बात करने, तो आप खुल के सामने आके बात करने लगी, अपनी जो भी काम की उनके जो जरूरत है वो जरूरत के लिए आके बताने लगी। तो हमको भी उनको हौसला मिला कि चलो एक महिला है तो हम खुल के जाके पंचायत में बात कर सकते हैं, हमारा काम करवा सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा है कि आप दोनों के सहयोग से इस गांव में और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। एंड सर, ये बताइए कि 111 पर्टिकुलर नंबर चूज करने का क्या है? देखिए, बहुत सारे काम हैं जो कुदरत आपसे करवाती है, प्रकृति आपसे करवाती है। आपको योजना बनाकर काम करेंगे तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये पिपलांत्री में जितने बड़े काम हुए ना, ये सब पता नहीं कोई देवी शक्ति करा रही है। हमने सबसे पहले तय किया कि हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे। जब बेटी आई तो बेटी के साथ उसकी माँ भी आई, उसके पिता भी आया, तो हमने तीनों के नाम से एक एक पौधा लगाया। फिर तीनों को देखकर संख्या हमें कम लगी, क्योंकि सूखी पहाड़ियों में पौधों की ग्रोथ रेट बहुत कम रहती है। जीवित रेट जो है वो बहुत ही कम रेट रहती है। हम 100 लगाएंगे, 10 पौधे ही चलेंगे, क्योंकि दीमक, कई कीड़े, फिर बकरी, ऊंट या भेड़, या फिर जंगली जानवर, खुली चराई, और एक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर गर्मियों में, लो टेम्परेचर सर्दियों में, वो पौधों को बहुत नुकसान करता है। तो हमने तय किया कि हर बेटी के नाम पर एक पौधा लगाएंगे, एक पिता के नाम पर लगाएंगे, माँ के नाम। फिर वो आया एक 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 एक
तो वो जब आंकड़ा एक एक आया तो कुदरत ने हमसे 111 करवा दिया। 111 करा जी दिया। जी नियत साफ थी तो उसका रिजल्ट भी जी अच्छा ही जी निकल जी आया। जी जी। सो जैसे कि शुरुआती दिने थे कि हमेशा बोला जाता है कि जब आप एक चेंज लेकर आते हैं ना, तो बहुत सारी आपके सामने हर्डल्स आ जाते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। तो आपके सामने भी कौन-कौन से चैलेंजेस थे कि जो या रुकावट बने हैं और आपने उनको भी देखा अनदेखा करके आगे बढ़ गए? देखिए सबसे बड़ी रुकावट तो खुद की अ, सोचने की क्षमता होती है। हुँ, आप हमारे राजस्थान में कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हुँ, पहले तो आपको अपने मन में बड़ी एक कठोर प्रतिज्ञा के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर गांव में जहां जिस किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो काम करते समय लोगों को ये लगना चाहिए कि यह काम जो हो रहा है ये हमारे हित का हो रहा है। जी, आपकी कथनी और करनी में जहां फर्क नजर आ जाएगा फिर वो काम कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अपनी कथनी और करनी में फर्क मत लाइए, ये हमने नहीं किया। दूसरा, ये काम करने के बदले स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला हुँ, कि आज आपको ये रोजगार मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि इस रोजगार के साथ साथ आपकी बेशकीमती जो कॉमन लैंड है, सरकारी जमीनें हैं आपकी, आपके हित के लिए आपके हुँ, वो जमीनें बच रही है, उस जमीनों में पेड़ लग रहे हैं, हुँ, तो आपको रोजगार भी मिल रहा है, आपकी जमीनें बच रही है। फिर इस गांव में आपका मेरा जन्म हुआ, हम कहते हैं हम इस गांव के हैं, हुँ, हमारे मुंह में जबान है, हमें बोलने की क्षमता दी है कुदरत ने। तो हम इस गांव के हो गए, पर इस गांव के हम अकेले ही नहीं है, इंसान मात्र अकेला जीव नहीं है जो इस गांव की धरती का अधिकारी हो। जी, इस गांव का तीतर, मोर, खरगोश, तोता, गिलहरी, यहाँ का वन्य जीव, जितना भी वन्य जीव है जो बोलता नहीं है, हमारे इंसानों की भाषा में नहीं बोलता है, वो भी उतना ही अधिकारी है उस जमीन का जितना हम हैं। जी, तो उसको भी उसका अधिकार मिलना चाहिए और वो अधिकार पेड़ों के रूप में उनके रहने के लिए घोंसले बनाना, खाना पीना, उनके लिए पानी रोकना, ये सब हुआ तो उनको भी रहने के लिए जमीन मिल गई, उनको रहने के लिए घर मिल गए, तो फिर प्रकृति से आपका तालमेल बैठ गया। बिल्कुल। तो लोगों को के रोजगार के साथ साथ गांव के गरीब, फिर ये जमीनें हुई तो इन जमीनों पर गांव के भूमिहीन जिनके पास जमीन कम है वो लोग यहाँ सरकारी योजनाओं में काम करते हैं। हुँ, तो दिन भर काम करने के बाद शाम को जितना चारा उठा सके हुँ, अपने पशुओं के लिए लेकर जाते हैं। ओके, तो दिन भर खेतों में काम करते हैं, हुँ, तो वो खेतों में काम नहीं करके और यहाँ काम कर रहे हैं, ये जमीन भी उन्हीं की है। जी, और आप देखिए सबसे बड़ी बात ये कि इस गांव की महिलाएं जो अपने परिवार को अपना पति अपने बच्चों को परिवार समझता था, वो आज पूरे गांव को अपना परिवार समझ रहा है क्योंकि वो पूरी ग्राम पंचायत के लिए काम कर रही है। जी, और यहाँ पर इन पेड़ों को जब वो देखती है, जब इनके साथ बैठती है, तो इनका इन पेड़ों से इतना लगाव है कि पेड़ मैंने लगाए थे, मेरी बेटी के जन्म पर लगाए थे, हुँ, मैंने मेरे परिवार के स्मृति में लगाया था। तो वो महिलाएं घर से बाहर निकल कर अपने घर को परिवार समझती थी, वो आज पूरे गांव को और ग्राम पंचायत को अपना परिवार समझने लगी। सब सोचने का दायरा उनका बड़ा है। तो ये सब जब चीजें आगे बढ़ रही है, रोजगार के साथ साथ आज बहुत बड़ी संख्या में आंवला, बांस, आम, जामुन जैसे कई पेड़ लग गए यहाँ। हुँ, तो दिन भर काम करते पेड़, उनके बच्चे जामुन खाते हैं, आम खाने की स्थिति में आ रहे हैं, बांस उनके हो गए, ये चारा उनका हो गया, ये मतलब हर जंगल। एक पेड़ से हाँ, उनको कुछ ना कुछ बस मिल रहा है। हाँ, अभी तो रोजगार मिल रहा है पर आने वाले समय में हर इन पेड़ों से उनको रोजगार मिलेगा, उनके परिवार को और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन पेड़ों की वजह से, इन छोटी बेटियों की वजह से इस गांव को एक पहचान मिली है कि एक ऐसा गांव है पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरे विश्व में एक ऐसा गांव है जो बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाता है, खुशियां मनाता है और जी, प्रकृति से प्यार करता है। ये पूरी सृष्टि के ऊपर एक ऐसा उदाहरण है जैसे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर आपको हरियाली दिखेगी, पेड़ दिखेंगे। हुँ, तो उसी तरह से इस पूरे ग्रह पर एक ऐसा गांव पिपलांत्री है जो बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाता है, पेड़ लगाता है और प्रकृति को बचाता है। ये वाह! बहुत बड़ी पहचान यहाँ की बनी है। बिल्कुल, सही कहा आपने। ये सच में ऐसा है। जी। तो सर अभी हम कर रहे हैं पेड़ लगाने की बात। आप 2006 से ये काम कर रहे हैं, तो आज तक कितने पेड़ लगा चुके हैं? हमने तो पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं है। हुँ, हमने तो पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम आज वार क्या है ये भी हमको पता नहीं है। हाँ जी। कितनी बज रही है घड़ी में ये भी हमको पता नहीं है। रात को 2 बजे नींद खुल जाती है तो भी निकल जाते हैं हुँ, और कभी-कभी समय का कोई पता नहीं लगता है और हमें ये भी पता नहीं कि हमने कितने पेड़ लगाए हैं।
पर हम जब आंकड़ा निकालते हैं कि हमने कितने पौधे खरीदे, किसने कितने लगाए, तो वो आंकड़ा आज 5 लाख से पार कर चुका है। पर हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि ग्रोथ रेट बहुत कम है, पौधे सूखते बहुत हैं। तो अब हमारी इस काम को यहाँ के पक्षी, पेड़ों का, जैसे कोई भी फल है, कूलर है, चंदन है, या और कोई भी पौधा, उसका फल खाते हैं और आगे जाकर वो बीज को ट्रीटमेंट करके बीज को कहीं न कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं, वो पेड़ अपने आप उगते हैं। फिर आंधियों के साथ, हवाओं के साथ, फिर हम बड़ी संख्या में हर साल पेड़ों के बीजों का छिड़काव करते हैं। हाँ। तो वो भी बड़ी संख्या में, इसलिए लाखों पेड़ है। हमने कभी गिनती नहीं की कि क्या है, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, पर पेड़ों की संख्या लाखों में है। अभी जैसे आपने चंदन का नाम लिया, चंदन देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कम ही पाया जाता है, या नाम मात्र के बराबर ही होता है। तो वो कैसे था कि अब चंदन यहाँ पर कैसे आ गया? देखिए, ये धरती माता है, इसका व्यवस्थित तरीके से सम्मान करके यहाँ पर जो भी बीज बोएंगे, हमारे यहाँ तो देखो एप्पल भी हो रहा है, अंजीर, संतरा, जामुन, सफेद जामुन, कई वैरायटी के आम, 40 से ज्यादा वैरायटी के बांस और कई तरह के आंवला, करौंदा, ऐसे कई तरह के पेड़ हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। अब आप देखिए, यहाँ पर बांस, इतना मोटा बांस है जिसकी लंबाई 60 70 फीट की लंबाई है। लोग देखते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे इतना मोटा बांस हमने कभी देखा ही नहीं। इस बांस से तो हमारा घर बन सकता है, हमारे पशुओं का कैटल शेड बन सकता है, हमारे घर में वापस बांस आ जाएगा तो हमें प्लास्टिक से मुक्ति मिल जाएगी, लोहे से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसी कई वैरायटी के बांस, कई वैरायटी के पेड़ हम देश के विभिन्न कोनों में आते समय जब देखते हैं, तो वहां से ला कर यहाँ लगाए। यहाँ पर देखिए, सुपारी का पेड़ भी मिलेगा आपको, तो नारियल भी मिलेगा। यहाँ पर कई तरह के पेड़ हैं जो सब यहाँ पर अच्छे से चल रहे हैं, और आगे जाकर ये पेड़ यहाँ के किसान, यहाँ के जनप्रतिनिधि देखते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इसको ले जाकर रोजगार का जरिया बना रहे हैं। तो जैसे कि रोजगार की बात कर रहे थे, मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, तो किस किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बनी हैं, क्या क्या काम करते हैं? पहले तो वो शायद माइन वगैरह में करते थे, बट उससे अलग हटकर वो और क्या क्या कर रहे हैं? जो अभी नरेगा में कर ही रही है लेडीज ऑन, तो फोन भी आते हैं कि आज हमारा नाम नहीं आया, हम काम पे जाना चाहती। पहले तो निकलती नहीं थी, अब आगे रह के फोन आते हैं कि हमारा नाम नहीं आ रहा, हम फ्री बैठे, हम काम करना चाहते हैं। अच्छा। जैसे किसी ने अपने घर में कपड़े की शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, कोई कपड़े की वो कर रही, दूध की डेयरी है, जैसे एक महिला चला रही है, सिलाई का काम कर रही है, लेडीज ऑन सिलाई मशीन दी सरकार ने, तो सिलाई का काम कर रही है। कपड़े की रेडीमेड दुकानें खोल रखी है, किराने की दुकान खोल रखी है, अपने घर में भी काम कर लेती है, और वही घर के बाहर दुकान लगा के किराने की दुकान चला रही है, दूध की डेयरी चला रही है, आप देखना सर्कल पे है। सब्जियां, फल फ्रूट की लगा रखी है, आटा चक्की खोल रखी है। तो ये महिलाएं सब मिलकर, शहरों से ज्यादा इस गाँव की औरतें ज्यादा आत्मनिर्भर है, क्योंकि बात भी करी थी उन 2-4 लोगों से, तो उनकी जो खुशी थी उनकी बातों में नहीं, उनके फेस पर वो चमक आ रही थी बात करते टाइम कि हम अपना घर अपने आप से चला रहे हैं। तो जब गांव की एक अनपढ़ औरत ये कह सकती है, तो वो सच में आपको क्रेडिट जाता है उसके लिए। तो सर एक बात करेंगे कि एक लड़की के जब जन्म होता है, यहाँ पर बेटी का जन्म होने पर पेड़ तो लगाए जाते हैं, साथ में जो ग्राम पंचायत है वो उनको हेल्प भी करती है फिक्स डिपॉजिट करने में। तो वो क्या स्कीम है, वो थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। देखिए, बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाना ठीक है, आप गांव के लिए काम कर रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, पर बेटी को उससे क्या फायदा हुआ? तत्काल उसको क्या फायदा हो रहा है? जी। तो हमने बेटियों के लिए एक कमेटी बनाई कि गांव के लोगों से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, हम सरकार की स्कीम से इसको जोड़ेंगे, पर अभी पैसा देने में ग्राम पंचायत का, सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। गांव वाले हम पैसा इकट्ठा करेंगे, दानदाताओं से लाएंगे, और जो बेटी का पिता पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा कर उसमें 10,000 रुपए डाल देगा अपनी खुद की बेटी के लिए,
वो उस व्यक्ति को 21,000 रुपये हम देंगे। अच्छा। क्योंकि आप ले ही लोगे, फिर उसका महत्व नहीं समझोगे। हाँ। आप अपने फिर महीने का उसमें कुछ भी हर उसमें सहयोग नहीं करोगे, तो फिर वो आगे आत्मनिर्भर नहीं होगी। उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, जतानी जरूरी तो है। जो भी परिवार अपनी बेटी के जन्म के बाद पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाएगा, उसमें कुछ हिस्सा राशि डालेगा, उसको 21,000 रुपये हम देंगे। ओके। और वो मेरी बेटी की स्मृति में मैंने किया है। इसमें ग्राम पंचायत का इनका तो जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है, तो आप सुनिश्चित कैसे करते हैं कि जैसे अब बेटी हो गई है ना, कि उनके पेरेंट्स को ये दे दिया, हो सकता है कभी कोई आपके पास आया हो क्लेम करने के लिए, तो इस तरीके का भी कुछ हुआ है कि मिस क्लेमिंग करने की, हमारी बेटी हुई, हमारी बेटी के नाम का कुछ नहीं करा, कभी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, देखो ये शिकायतें होती रहेगी, बातचीत भी होती रहेगी। हाँ। पर जो खुद की बेटी को बेटी समझेगा, उस बेटी को कुछ दे देना चाहेगा, उसको हम दे देंगे। और जो नहीं देगा, उसको दूसरी तरह की मदद करेंगे। और बेटी खुद की बेटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इस तरह की घटनाएं हमारे सामने नहीं आती है, क्योंकि उनको स्पष्ट बिल्कुल पारदर्शिता से हम ये काम करते हैं। इसके पीछे हमारे आंगनवाड़ी, स्कूल, एएनएम, नर्सिंग स्टाफ, हमारे पोस्ट ऑफिस के काम करने वाले लोग सब समझदार है, परिपक्व, और उनकी एक वजह से ही चल रहा है। वो हमारे पास भेज देते हैं कि इतने बच्चों के नाम पर पैसे जमा हुए हैं, हम उसके खाते में पैसे इकट्ठा करके डाल दें। और एक शपथ पत्र लेते हैं कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करेगा। मेरे बेटी के जन्मदिन पर लगाए गए पौधे एवं बेटी का समान रूप से पालन पोषण करूंगा। मैं बेटी के जन्मदिन, मेरी बेटी के नाम पर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, दे रहे हैं, उस पैसे में मैं हर महीने कुछ ना कुछ 100, 200, 500 मेरी श्रद्धा अनुसार उसमें हर महीने पैसा जमा कराता रहूंगा। और ये पेड़ जो मेरी बेटी के जन्मदिन पर पौधे लगाए, बड़े होंगे, पेड़ बनेंगे, उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा, गांव का अधिकार होगा। मैं बेटी का बाल विवाह नहीं करूंगा, या पैसा मैं उसकी शादी या उसकी उच्च शिक्षा में ही खर्च करूंगा। इस तरह का एक शपथ पत्र लेकर हम उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शादी के लिए भी कुछ पर्टिकुलर आपने वर्ड करे हैं कि मतलब कर रहे हैं हम लोग, अब कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं। ये आने वाले समय में हम सामूहिक विवाह भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जिससे उनका फालतू का खर्च नहीं हो। बाल विवाह के लिए भी हम घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप बाल विवाह मत कीजिए। बाल विवाह करेंगे तो उसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। आप बेटी को पढ़ाने का काम कीजिए। तो इस विषय को लेकर हमने हर गांव में 8वीं स्कूल खुलवाया है। इस ग्राम पंचायत में 12वीं के 3 स्कूल हैं। और पढ़ाई के क्षेत्र में यहाँ के बच्चे और बच्चियां आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको फॉलो करते हैं 100% बोलना चाहेंगे या कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि मुझे कोई फॉलो नहीं करता है। मैं तो इतना कड़वा और सच्चा बोलता हूँ, जिसकी वजह से लोगों में मेरे प्रति नाराजगी रहती है। पर हमारे जो काम है, हमारी टीम ने जो काम किया है, उसका मैं नेतृत्व करता हूँ। उस वजह से मेरे कामों का बहुत सम्मान होता है। और उसी वजह से आप देखिए केबीसी में भी बुलाया गया, कई फिल्मी सितारों के साथ भी बैठकर चर्चा की गई। देश का पहला सरपंच है जिसको पद्म श्री मिला है। मेरे बाद एक सरपंच को और मिला है। पर आप देखिए पहला सरपंच होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहला सरपंच और पहला गाँव। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। किसी व्यक्ति को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के कामों को लोग फॉलो कर रहे हैं। और पूरे देश में नहीं, आज शिक्षा विभाग राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, डेनमार्क, कई देशों में इसको पढ़ाया जा रहा है। कई इंसानों की बात छोड़िए, आप कई देश इसको फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो नाम कुछ भी रख ले, पॉलिसी किसी नाम से बना दे, पर उनको बेटियों को बचाने पर काम करना पड़ेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का काम करना। प्रकृति, आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आप देखिए हर व्यक्ति, हर देश ये चाह रहा है कि प्रकृति शुद्ध रहे। और परमाणु बम बनाने जैसे काम कर रहे हैं, जिसे सृष्टि नष्ट होने के कगार पर एक ऐसा भय है कि ऐसा भी हो सकता है। पर विप्लांतरी के कामों को पूरे विश्व में पहचान मिली है। और वो इसलिए मिली कि हमने यहाँ पर बेटी, पानी और पेड़ों को आपस में जोड़ा है, जो गांव को और ग्रामीणों को और इस देश के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम करेगा। बिल्कुल सही। तो अभी जैसे कि ये जो रेंज है, अरावली वाली रेंज है, तो यहाँ पर पानी इतना टिकता नहीं था।
बट आपने पेड़ लगा के काफी स्रोत उसके बढ़ाए हैं, तो अगर जमीनी पानी की बात करते हैं लेवल की, तो वो कितना इंक्रीज हुआ है? देखिए, जब हम पुराने समय में ट्यूबवेल कुआं खोदते थे तो कुएं में तो पानी होने का संभावना ही नहीं थी। पुराने कुएं तो सब खराब हो गए थे। लोग ये मानते हैं कुआं मतलब कूड़े का, उसमें कूड़ा डाल दो, कुएं में तो कभी पानी होगा नहीं। पर आज कुओं में पानी, खूब पानी भरा है, किसान उससे खेती कर रहा है, गांव के लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है और गांव आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों का कारण से हुआ है। एक तो इन पहाड़ों पर जहां-जहां से बरसात शुरू होती है और पानी दौड़ना शुरू होता है, वहीं पर हमने छोटे-मोटे चेक डैम, ट्रेंचेस, खड्डे खोदना और फिर जो कच्चे बंदे लगाना, फिर पक्के एनीकट बना हमने पानी की गति को कम किया है। फिर इन पहाड़ों पर, नालों पर हमने इस तरह के पेड़ लगा दिए कि उन पेड़ों की जड़ों से, उन जड़ों से जमीन अंदर से पानी जाने की जगह बनाई पेड़ों ने। पेड़ों की जड़ों ने जमीन को अंदर से ऐसा कर दिया कि उसके अंदर पानी उतर सके। पहले तो इतना ठोस हो गया था सीमेंट कंक्रीट की तरह कि अंदर पानी नहीं उतर पा रहा था। पर अब उन पेड़ों की जड़ों की वजह से बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं। लोग कहते हैं पेड़ सूखने से नुकसान हो गया, हम ये मानते हैं कि पेड़ सूखने से हमारा बहुत बड़ा फायदा हो गया। कैसे हुआ कि पेड़ की जड़ अगर 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट चली गई है तो वो 25 फीट पानी को अंदर उतारने की व्यवस्था करके गया है। तो इस तरह के पेड़ों की वजह से जमीनों में पानी भी उतर रहा है। एनीकट की चेक डैम की वजह से पानी रुका है, पेड़ों की वजह से पानी जमीन में उतरा है और जमीनें पानीदार बन रही है, जिससे इस गांव की कायाकल्प हो रही है। एलोवेरा का आइडिया कहाँ से आया? ये सरपंच साहब की स्लिप डिस्क हो गई थी। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि वहां ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो जब मैं गांव का सरपंच था तो किसी एक वैद्य जी ने कहा कि इनको एलोवेरा का जूस पिलाओ। तो फिर मैंने धीरे धीरे एलोवेरा का ऐसे ला के गाँव में लगाना शुरू किया। और उससे 2 फायदा हुआ कि इनका इलाज भी हो गया और ये व्हील चेयर से आज सब काम कर रही है, व्हील चेयर से उतरकर। अच्छा। ये आपके सामने उदाहरण है। और उसके बाद फिर गांव में एलोवेरा से ये हुआ कि एलोवेरा जहाँ पेड़ पौधा लगाया उसके नीचे एलोवेरा लगा दिया, तो एलोवेरा से ऐसा मानना है कि दीमक भी नहीं लगती है। तो बहुत बड़ी संख्या में लाखों पौधे एलोवेरा के हो गए जो अपने आप आगे से आगे बढ़ रहे हैं और उसका एलोवेरा का प्रोडक्ट बनाकर भी हम बेच रहे हैं। और एलोवेरा की शुरुआत यहाँ पर मैडम की वजह से इनका, मैं सरपंच था और इनका स्लिप डिस्क हो गया। तो मैं अब यहाँ काम तो यही करना था, तो यहीं से पत्ते तोड़ के ले जाता, शाम को मिक्सर मशीन में उसको छील के उसका जूस बनाता, फिर आटे में उस जूस को डाल के आटा गूंद के इनको खाना खिलाता क्योंकि जूस पीते नहीं थे। तो धीरे धीरे उसका असर दिखा। टाइम के वर्तमान सरपंच ने फ्यूचर सरपंच के साथ जी। नहीं, ये बहुत अच्छा है। आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि अगर पत्थर भी है ना तो आप उससे भी देख लेंगे कि इससे मैं क्या और क्रिएट कर सकता हूँ। हाँ, करना चाहिए। ये क्रिएटिविटी जो आपकी आई है, इनबिल्ट है, बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात है इसके लिए। एंड अगर मैं गांव की महिलाओं की बात करती हूँ, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि रोजगार प्रोवाइड किया, महिलाएं हैं तो वो काफी ज्यादा उसमें कर रही है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है महिलाओं का? कितने हर घर की महिला काम कर रही है या कुछ? देखिए, पिपलांतरी का जो बदलाव है ना, ये बदलाव यहाँ की मातृशक्ति ने किया है। यहाँ की 95% या 80% कह सकते हैं महिलाओं ने किया है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए यहाँ से दूसरे राज्यों में और दूसरे जिलों में जाता है या दूसरे काम करता है, और इन महिलाओं ने सरकार की योजनाओं के माध्यम से यहाँ पर ये पेड़ लगाना, पानी रोकना 98% महिलाओं ने किया है और महिलाओं की वजह से ही दिखता है। और आज इस ग्राम पंचायत में 24 से ज्यादा महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अच्छा। वो अलग अलग तरह से काम कर रही है और आत्मनिर्भर हो रही है, यहाँ आशीर्वाद दे रही है और उन्हीं की वजह से ये काम हो रहा है। रोजगार तो कई तरह से उनको मिल रहा है, पशुपालन से भी मिल रहा है। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में ये आज के युग में, आज की टेक्नोलॉजी से, आज हमारे घरों में जो बहुएं आ रही है, यंग लड़कियां आ रही है पढ़ लिख कर, MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर या बड़े बड़े डिग्रियां लेकर जो आ रही है ना, उनको हम इस प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं। वो
अच्छी खेती की नई टेक्नोलॉजी को सीखेगी, पशुपालन को सीखेगी, अ, और अन्य कामों को जब वो सीखेगी ना नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमारा गांव बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जब एक गांव आगे बढ़ेगा तो फिर हमारा देश आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं जैसे गांव की जो हमको बाहर से नहीं लाना पड़ रही कि जैसे आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी में नौकरी के लिए फॉर्म वही भर रही है और यहीं की बहू है नौकरी कर रही है आंगनवाड़ी में। ऐसी समस्या थी एक समय 2005 के आसपास ऐसी कि गांव में पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती थी। अब तो मतलब आगे रह के फोन आ रहे कि हमारी नौकरी लगा दो, पर किसी एक को ही मौका मिल सकता है। जी जी जी। तो सर जैसे अभी इतने सालों में आपने बात कर रहे महिलाओं की ही बात कर रही हूँ, तो कभी ऐसी सिचुएशन ऐसी आई कि यार अब मैं थक गया, अब नहीं कर सकता? दिन भर परेशान हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब नहीं करेंगे, अब छोड़ देते हैं। और दूसरे दिन फिर वही लोग आ जाते हैं, अरे भाई साहब क्या बात कर दी, चलो काम करो। अच्छा। तो रोज 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 मोटिवेट करने वाले रोज एक नई ऊर्जा के साथ हाँ लगते हैं हाँ और शाम को थक कर घर जाते हैं, हाँ। सुबह वापस नई ऊर्जा के साथ रोज लगते हैं। और ये इस प्रकृति से ऐसा जुड़ाव हो गया है कि मुझे लगता है कि हमारे जीवन के साथ ही खत्म होगा ये। तो जो अभी आपने इनिशिएटिव लिया है, तो इसमें आपको सरकार की साइड से या जैसे एनजीओज वगैरह होती हैं उनकी साइड से कभी कुछ मॉनिटरिंग टर्म में बेनिफिट होते हैं? देखिए, या इस उसके लिए इस फायदा इस है? प्रश्न का जवाब ये है कि मैंने सबसे पहले ये कहा था कि मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। किसी भी व्यक्ति की इतनी बड़ी हैसियत नहीं होती कि वो सरकार से ज्यादा पैसा लगा सके। जी। कोई ये कहता है मैंने किया, वो झूठ, मेरी नजर में वो झूठ बोलता है। उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सरकारों के पैसे से ही वो उस एरिया का, उस व्यक्ति का उत्थान हुआ है। मैंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतार कर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मैंने कई मंचों पर इस कामों का श्रेय हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को दिया है। हमने गांव की महिलाओं को और ग्रामीणों को इसका श्रेय दिया है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को आत्मसात करके, सरकार की विभिन्न योजनाओं को अंगीकार करके इन लोगों ने ये चमत्कार किया है। देखिए, इस देश में, हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ा पैसे वाला अगर कोई है तो हमारी सरकार है। हमारा सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई पार्ट है तो वो हमारी सरकार है। हमारे सबसे बड़ा जमीन जागीरदार अगर कोई है तो सरकार है। तो आप देखिए सरकार से बड़ा कौन है, कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हमारी सरकार और हमारी सरकार, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी सरकार, मेरी सरकार मेरे गांव के लिए अगर विकास के लिए योजना बनाकर मेरे गांव में भेजती है तो मैं देश का सच्चा सिपाही तभी बन पाऊंगा, तब मैं मेरे गांव में उस सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से लागू करूंगा। और इसी सोच की वजह से देश की ये महामहिम ने मुझे पद्मश्री से सम्मानित किया। मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सबसे पहला तीर्थ स्थान अगर मेरा कोई है तो वो मेरा गांव है, जहां पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, जहां मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर मेरी कई पीढ़ियां यहाँ पर पैदा हुई और मेरी सभी पीढ़ियों का यही अंतिम संस्कार हुआ। इस पूरी सृष्टि के ऊपर उससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई नहीं हो सकता है। और उस तीर्थ स्थान को विकसित करने के लिए, उस तीर्थ स्थान को स्वर्ग बनाने के लिए सरकार पैसा देती है और मैं उसमें से अगर कुछ निकालता हूं तो मेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता। इस मानसिकता से, इस भाव से मैं काम करता हूं, जिसको देखकर हमारे यहाँ सरकार ने बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। अच्छा। कि एक सरपंच क्या कर सकता है, ये ट्रेनिंग यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर एडिशनल चीफ इंजीनियर, एससी, एक्शन, इस तरह के पद दिखा दिए और पूरे देश के, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं और इस कामों को देखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र में इस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने कभी सोचा था जब आप अपने चाइल्डहुड में थे कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा, या पिपलान 3 बाहर के देशों में भी पॉपुलर होगा? देखिए, हमने कभी ना ऐसा सोचा था और न मन में कभी ऐसा विचार आया था, पर ये विचार जरूर था कि मैं कुछ नया करूंगा। मैंने मेरे गांव के लोगों को ये जरूर कहा था कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको जरूर पहुंचाएंगे। जब मेरे में परिपक्वता आई, मेरे में कुछ समझ आई, समझ नहीं थी तब तक तो ठीक था। जैसे दूसरे बच्चे, दूसरे लोग रहते हैं वैसे हम भी रहे, पर कुछ समझदार लोगों के बीच में रहने से एक समझ विकसित हुई कि नहीं, देश के, गांव के लिए, मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र तो निकल गई, पर मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो देश के लिए क्या हो, मेरा देश, भारत माता की जय, या हम जिस तरह के नारे लगाते हैं, उससे क्या होगा, आपको जहां पर आप हो
वहां पर आपको अपने क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इस भावना से उतरा और मैंने मेरे गांव के लिए किया तो मेरे देश के लिए अपने आप ही हो गया। आपको लगता है कि जो स्कीम, जो आइडिया आपने यहाँ पे क्रिएट किया, उसका बेनिफिट शहरों में भी होनी चाहिए ये स्कीम, और शहरों को किस तरीके से लाभ हो सकता है? देखिए, हम तो शहरों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो मेरे गांव के लिए काम कर रहा हूँ, ये एक अलग विषय है। हाँ। पर आप ये मानकर चलिए कि मैं यहाँ काम करके मैं शहरों का बहुत बड़ा भला कर रहा हूँ, क्योंकि गांवों से जो पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, वो शहरों में बड़ा नासूर बन रहा है जी। कोई भी योजना बनती है 20 साल आगे के लिए और 10 साल 5 साल में वो स्कीम पूरी हो जाती है। वहाँ इतना ट्रैफिक बढ़ जाता है, इतनी जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है कि आप आगे काम ही नहीं। तो हमने तो हमारे गांव में काम करके गांव के लोगों को गांव में रोक कर शहरों का बहुत बड़ा भला किया है। और हम तो इस भावना से काम कर रहे हैं कि गांव में कोई भी व्यक्ति मकान बना लेता है, किसी ने सरकारी जमीन पर भी मकान बना लिया, उसने खातेदारी जमीन बना लिया, बनाने दो, वो देश का भला कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो अगर पैसा लगा कि यही पैसा अगर शहरों में लगा था तो वो उसकी कीमत बढ़ती, और वो बड़ा उपकार कर रहा है। गांव में मकान बनाकर गांव का पानी भी पिएगा, गांव में कोई बीमार होगा तो उसकी हेल्प भी करेगा, गांव की अच्छी ग्राम सभाओं में बैठक अच्छी प्लानिंग करेगा, गांव से लगाव रहेगा उसका। तो हम तो लोगों को इसके लिए हाथ जोड़ जोड़ कर प्रेरित करते हैं, उनको समझाते हैं कि शहरों में मत जाओ, गांव में रहो, हम आपको गांव में सब सुविधाएं देंगे। तो गांव के लोग गांव में रुक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि हम गांवों में काम करके शहरों पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। और ये हर गांव के सरपंच को करना पड़ेगा। सरकारों को भी इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ेगी आने वाले समय में कि गांव में लोग बसे, उसके लिए सरकार उनको अनुदान दे, बड़े से बड़े सुविधाएं उपलब्ध कराए। और ऐसी पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी कि गांवों की जनसंख्या गांवों में बसे, गांवों से पलायन नहीं करे। उसके लिए उनको इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी कि आप गांव में रहोगे तो हम इतनी आपकी मदद करेंगे, आपको ये सुविधा देंगे, ये देंगे, तब जाकर शहरों की बढ़ती आबादी रुक पाएगी। एक किस्सा है, जब आप सरपंच थे तो उस टाइम पर आपने ये गांव, मतलब हर एक चीज पहला ही है, तो इस गांव में जब ग्राम पंचायत का ऑफिस बना था वो आपने फुली एयर कंडीशनर बनाया था, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, मैं छोटा था, मेरी माँ का देहांत हो गया, तो कुछ गांव की गरीब महिलाएं मेरे खेतों में काम करती थी और वो हम मुझे गोद में खिलाती थी बच्चे की तरह। तो उनसे ऐसा लगाव था, हमारा पारिवारिक लगाव था, माँ की तरह उनका सम्मान करते थे। तो जब मैं सरपंच बना तो वो महिला और उसके साथ बहुत सारी महिलाएं नीचे बैठी थी, हम जब सरपंच का पदभार ग्रहण कर रहे थे। तो मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा ये काकी नीचे क्यों बैठी है? तो कहे अरे बाबू हम तो नीचे बैठते हैं। तो मैंने कहा नीचे क्यों बैठते हो? आप अब नीचे नहीं बैठोगे, आप हमारे बराबर बैठोगे। और हमने उस दिन तय किया कि गांव में पंचायत भवन ऐसा होना चाहिए जो गांव में कोई भी सरपंच से कम नहीं हो। उसकी, क्योंकि सरपंच में समाहित है वो, उसने वोट दिया, उसने जन्म दिया है वो सरपंच के रूप में, तो जन्म देने वाला हमसे बड़ा होता है। तो वो महिलाएं जिनके वोटों से हम जीते हैं, तो वो लोकतंत्र में हमारे बराबर की हकदार है। तो उस समय मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया, टॉयलेट बनाया, किचन बनाया, रेस्ट रूम बनाया, बेडरूम, सरपंच सचिव के रात्रि विश्राम की व्यवस्था हो। और फिर उसके बाद रात्रिकालीन पंचायतें। अच्छा, ये बहुत अच्छे नए प्रयोग किए हमने कि लाभ देने वाली एजेंसियां, जो सरकार की एजेंसियां हैं, वो 10-11 बजे पंचायत में आती है और लाभ लेने वाले लाभार्थी सवेरे 8 बजे अपना घर छोड़ देते हैं। एक विधवा, विकलांग, कमजोर, पशुपालक, किसान, मजदूर, ये सब गांव 8 बजे अपना घर छोड़कर मजदूरी पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, पशु चराने जाते हैं। और उसको लाभ देने वाली जो एजेंसियां हैं वो 11 बजे आ रही हैं। लाभ लेने वाले 6 बजे घर आ रहे हैं और लाभ देने वाले 5 बजे अपना ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं। तो फिर उसका मेल कैसे बैठेगा, मिलन कैसे होगा, उनको लाभ कैसे मिलेगा? तो फिर हमने रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की कि हम रात को 7 बजे बाद, 8 बजे बाद पंचायत भवन में बैठेंगे और रात को लेट तक बैठेंगे जब तक लोग नहीं आए। अच्छा। और वहाँ हमारी पूरी टीम महीने में 5 दिन बैठेगी, 7 दिन बैठेगी। और फिर उसके बाद हमने पंचायत आपके द्वार हर घर तक, हर गांव तक पंचायत को ले जाने का, रात्रिकालीन पंचायतों को ले जाने का काम किया और वहाँ की समस्याओं को चिन्हित करके उस समस्याओं पर काम शुरू किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छे परिणाम आए, लोगों में उसका बहुत विश्वास जमा
और उसका फायदा बहुत लंबे समय तक हुआ और सरकारों ने भी उसको कई तरह के रात्रि चौपाल, रात्रि विश्राम इस तरह के नाम देकर सरकार आपके द्वारा और अपने-अपने क्षेत्र देखिए, ये ऐसे प्रयोग हैं, जो प्रयोग देश को आगे ले जाने के काम करते हैं। ये प्रयोग मैं अकेला हमने अकेले ने नहीं किया है। ऐसे कई लोग हैं। एक ऐसा सरपंच है जिसने सिर्फ ये कहा कि मेरे गाँव की बेटी के साथ सेल्फी लेकर उसने सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम किया। हाँ, ये तय किया कि मेरे गाँव में कोई भी व्यक्ति माँ के नाम से गाली नहीं देगा। हाँ, तो उस सरपंच का नाम मोदी जी ने मन के नाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 बार लिया। मन की अच्छा। बात। तो आप देखिए कि आप डेवलपमेंट का काम तो सरकारी मशीनरी, सरकारी एजेंसियों का है, हाँ, और समाज को बदलने का काम गाँव के सरपंचों का है, जी। गाँव के जिम्मेदार लोगों का है। तो ये काम किया जाना चाहिए। जब समाज बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा, तो फिर देश अपने आप बदल जाएगा। आपके लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सी रही? ये मैं तो सम्मान तो हमारे कामों की वजह से बहुत मिला है। इतना सम्मान मिला है कि पता नहीं हम इस सम्मान के हकदार हैं कि नहीं है। पर मुझे तो सबसे ज्यादा गर्व इस बात का महसूस होता है कि हमने बेटी, पानी और पेड़ों को जोड़कर पूरे देश में एक अभियान के रूप में इसको चलाने का काम किया है। और इस काम के बदले मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कहते हैं कि पालीवाल जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है और अब आप प्राकृतिक खेती पर काम कीजिए। आप देखिए, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पद्मश्री के समय मेरे को नाम लेकर कहते हैं कि श्याम सुंदर जी, आप कैसे हो? तो उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, महामहिम आप मेरे नाम से कैसे जानते हैं? बोले, मैं आपके काम से आपके नाम को जानता हूँ। आपके केबीसी वाले एपिसोड को मैंने पूरा देखा है और आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। तो उस समय एक गर्व महसूस होता है और ये लगता है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह इस देश मुझे, मेरे परिवार को, मेरे गांव को और मेरे देश को सही दिशा में ले जाने का काम कर रही है। उस समय बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो इंदौर से हैं। इंदौर के बाद आप सीधे राजस्थान में शादी हुई, जहाँ पर इतना लंबा लंबा घूंघट रखते हैं, और तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? और वहां से निकल कर फिर अभी जो काम कर रहे हैं, कितना है उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? अब तो लगता ही नहीं कि जो मैं शादी करके आई थी वो गाँव है। बहुत कुछ चेंज हो गया। अब तो जो हमारे इनके परिवार के जो भाभी जी हमारे बड़े सब कुछ थे, वो खुद भी अब खुल के इतना एंजॉय करते हैं गाँव में कि पहले ऐसा लगता था कि इन्होंने हमको घूंघट के लिए बोलते थे या डाँटते थे, तेज बोलते थे, तो अब अब वो हमारे साथ है, तो खुशी होती है देख के कि चलो पूरा गाँव में बदलाव तो आया है। हाँ। और एक आप जो कह रहे थे कि शहरों की तरफ से गाँव में लाए, तो ऐसे बहुत से भामाशाह हैं जिनको इन्होंने तैयार करा है, ये बताएँगे। जैसे कुंदन जी मेहता, ये बात यही बता सकते हैं आपको। तो उनको भी बदलाव करा कि आप अपने गाँव के लिए कुछ करें, जो यहाँ से छोड़ के शहरों में चले गए थे। तो उन्होंने इनके कहने पे यहाँ बहुत कुछ बदलाव करा है, वो आपको सरपंच साहब। देखिए, ऐसा भी है कि जो लोग यहाँ से गांव छोड़कर शहरों में बस गए, उनसे हम जाकर मिलते हैं। हाँ। वो यहाँ कब आते हैं? कोई शादी विवाह या देवी देवताओं के त्योहारों पर, तो उनसे जाकर उनका सम्मान किया, उनको उनके सामने बात रखी कि हमारा बड़ा तीर्थ तो वो है। तो वो लोग हमारे साथ जुड़े और उनके सहयोग से इस गांव का उत्थान हुआ है। इसमें बहुत बड़े बदलाव हुआ। जहाँ गांव में सकड़े रास्ते थे, उन दादाताओं ने जमीनों को खरीदा है, खरीद कर पंचायत को सरेंडर किया है, उस काम को आगे बढ़ाया है। तो सर, आपने काम बहुत अच्छे करे हैं, हर चीज में पहल की है। आपकी अगर एजुकेशन की बात मैं करती हूँ ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था क्वेश्चन, बट हाँ, जो आपके विचार हैं, आपकी पढ़ाई की बात करूँ तो आपने पढ़ाई कहाँ तक करी? क्योंकि विचारों से तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। मैं देखिए बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, परिस्थितियां, माहौल ये नहीं होने की वजह से हम उससे वंचित रह गए। जी। पर मैंने लगभग 50 साल की उम्र के आसपास 10वीं पास की। अच्छा। 12वीं की, कॉलेज किया और कई यूनिवर्सिटियों ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि भण्या करता गण्यो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब पढ़े लिखा ठीक है, अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर आप उससे वंचित रह गए तो भी आपको उसके लिए
हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उससे हताश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने अनुभव के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने वो किया है। सर अभी मुझे भी ये भी पता चला था कि टूरिज्म में भी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, जो शायद इसी साल से स्टार्ट हुआ है। तो उसमें आपका अभी क्या है प्लान वगैरह, वो थोड़ा सा शेयर। देखिए, हमने एक पवित्र काम किया कि बेटियों का सम्मान करके गांव के विकास को जोड़ा। जी। पानी हुआ, जी। पेड़ हुए, हमारी जमीनें, सरकारी जमीनें बच गई, हमारे कुओं में पानी हो गया, हमारे प्रकृतिमय माहौल हो गया, खूब तरह के पेड़ लगे, तो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिलने लग गया। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना, ये हमारा नारा रहा है। ग्राम पर्यटन। हाँ, सबसे पहला बेटी, पानी। अब बेटी नहीं होगी, मुझे माँ नहीं होगी, तो फिर हम जन्म कैसे लेंगे? सही बात। सबसे पहले अगर हमें जन्म लेना है इस धरती को पर, इंसान मानव प्रजाति को अगर बचाना है, तो फिर हमें बेटियों का सम्मान करना पड़ेगा और बेटियों को बचाना पड़ेगा। तो बेटी, पानी, फिर अगर इंसानों को बचाना है, फिर इस जीव मात्र को बचाना है, इंसानों को बचाना तो बेटी को बचाना पड़ेगा, फिर जीव मात्र को बचाना तो फिर पानी बचाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से ही समग्र जीव की उत्पत्ति है जी। तो बेटी, पानी, फिर पेड़, पेड़ हो गए। ये देखो, हमारे यहाँ बेटी हो गई, पानी हो गया, पेड़ हो गया, फिर क्या हुआ? बेटी, पानी, पेड़, गोचर, हमारी सरकारी जमीन है, हमारी कॉमन लैंड। गोचर के बाद वन्य जीव, क्योंकि जब इतनी हरियाली हो गई तो हमारे वाइल्ड लाइफ वन्य जीव वापस आ गए। तो बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर, खड्डा खोदे तो पैसा मिल रहा है, पेड़ लगा रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, पौधों को पानी दे रहे हो तो पैसा मिल रहा है, फिर आंवला, एलोवेरा, बांस, आम, जामुन, ये इससे आपको रोजगार मिल रहा है। फिर आ गया बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देकर ग्राम पर्यटन को बढ़ावा देना। और ये कैसे हो गया? ये देखने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, विदेशी मेहमान आ रहे हैं। तो वो उससे इस गांव के लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुला है जी। और उसमें हमारी सरकार ने इस गांव को ग्राम पर्यटन का दर्जा दिया है और उसमें अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी रखा है। अभी हमें मिला नहीं है, पर उसके प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। आने वाले समय में उसका बड़ा फायदा इस गांव को मिलेगा। अच्छा, तो सर अभी ये बताइए कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी साइड से? देखिए, स्वाभिमान बनिए, इस प्रकृति के साथ जिए, बेटियों का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें, पानी का सम्मान करें और खुशहाल रहें। और ये काम आपके लिए दूसरे करेंगे, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए मन से। कचरा हम करेंगे, दूसरा आके उठाएगा। गंदगी हम करेंगे, दूसरा आके उठाएगा। नुकसान हम करेंगे, गांव का भला दूसरा करेगा। इस भावना को अपने मन में से निकाल दीजिए। हमारा देश है, इस देश को ठीक करने की, इसको स्वच्छ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। मेरा है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है। यह देश मेरा है तो इस देश को साफ सुथरा रखना, इस देश को आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस भावना से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, पिपलांत्री की कहानी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है और यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत कुछ मिला है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी, और जो यहाँ की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात कर रही। तो अगर आपको भी इस प्रकृति से जुड़ना है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक बार विजिट जरूर कीजिए और देखिए कि इस जमीन में जो पथरीली जमीन थी, वहां पर सर ने बोला है कि आप अभी भी कहीं पे भी गड्ढा भी खोदोगे ना तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली बात सही है। तो आप लोग यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए और यहाँ का जो आइडिया है वो आइडिया अगर आप अपने गांव में, अपने शहरों में अप्लाई करते हैं तो सच में हम लोगों का जीवन बहुत ज्यादा सुखमयी रहेगा और भविष्य बहुत उजागर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक अच्छी सोच के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। बट जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगी, बेटी बचाओ और पेड़ लगाओ की जो सच्ची मिसाल है वो हमें पिपलांत्री में ही मिलती है। सो थैंक यू सो मच सर, मैम, आपने इतना टाइम दिया और हमारे साथ बातचीत की।
तो बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं हम लोग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर भविष्य।